हे गाइज, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो क्लास 12 के केमिस्ट्री के चैप्टर 3 यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन का लेक्चर चल रहा था, उसका लेक्चर नंबर 11। जी हाँ गाइज, लेक्चर नंबर 11 इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इससे पहले हमने 10 लेक्चर यानी 10 लेक्चर इस लेसन के कवर कर चुके हैं। और गाइज जितने भी अंदर की चीज़ें थी जो आपको कोविड-19 का जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसको हटाकर जितनी भी चीज़ें आपको पढ़नी थी वो सारी चीज़ें मैं पढ़ा दिया हूँ। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि नीलेश भाई आप अगला लेक्चर बनाओ इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब इस वीडियो में हम अभ्यास के प्रश्न करेंगे, उसके बाद मैं अगला लेसन स्टार्ट कर दूंगा। जी हाँ गाइज, मैं अभ्यास का प्रश्न आप लोग कहोगे कि आपने पीछे कराया नहीं कि लेकिन इसमें करा रहे हो। तो गाइज देखिए, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे मैं देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों का, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन ये 1 से 5वें प्रश्न तक, ठीक है, 1 से ये लगाई 5वां जो प्रश्न है, इन्हीं से लगभग 3 क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पिछले साल पूछा हुआ था। तो इसलिए इन मतलब 1 से 5 तक के प्रश्नों को मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और फिर मैं आगे के प्रश्न आप सॉल्व करिएगा अपने मन से, और इसका सॉल्यूशन आपको हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। जी हाँ गाइज, पूरा का पूरा मतलब केमिस्ट्री का पूरा जो ये अभ्यास सॉल्यूशन है हर लेसन का आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस पे। तो आप इन अच्छे से इन 5 क्वेश्चन को समझिए और आगे के क्वेश्चन आप लगाइएगा अपने मन से, और न समझ में आए तो हमारी एप्लीकेशन पे इसका मतलब सॉल्यूशन मिल जाएगा, वहाँ से आप देखिएगा समझिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और गाइज अगर आप नए हैं चैनल पे, ठीक है, और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं इन सारी चीज़ों का, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश सारे सब्जेक्ट का, तो आपको सारे सब्जेक्ट का नोट्स मैं बता दूं कि क्लास 12 का 499 रुपये में एकदम बेस्ट नोट्स मिल जाएगा। वैसा नोट्स आपको पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, आप हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस से बाई कर सकते हैं, या और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वहीं पे एप्लीकेशन पे ही ऊपर मेरा नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से नंबर लेकर कॉल कर लीजिएगा, या नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और अगर आप नोट्स का सैंपल देखना चाहते हैं तो सैंपल भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिएगा इसमें 5 क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इस वीडियो में पहला दूसरा और तीसरा इन 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगले लेक्चर में कल सुबह, ठीक है, सुबह ही 7 बजे सुबह ही मैं ये चौथा और 5वां क्वेश्चन बता दूंगा, और कल शाम से अगला यानी चौथा लेसन स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित धातुओं को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वे एक दूसरे को उनके लौड़ों के विलयनों में से प्रतिस्थापित करती हैं। ओके गाइज, तो देखिए ये क्लास 10वीं का ही क्वेश्चन है। अब देखिए कोई भी धातु हो गई, उसके लौड़ में से वो कैसे प्रतिस्थापित करेगी, इसके लिए भी एक नियम है। आपने धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्लास 10वीं में पढ़ा होगा, ठीक है। और उस सक्रियता श्रेणी में आपने देखा होगा कि जो पोटेशियम होता है वो सबसे ऊपर होता है, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम के बाद आपका सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्युमिनियम होता है, जिंक होता है। मतलब इस तरह धीरे धीरे धातु की सक्रियता घटती रहती है, ठीक है। तो जो धातु ज़्यादा सक्रिय होगी, ठीक है, वो क्या करेगी कि किसी अपने से कम सक्रिय धातु के विलयन में से उस धातु को प्रतिस्थापित कर देगी, ठीक है। आप स्क्रीन पे धातुओं की सक्रियता श्रेणी का ये मतलब पूरा का पूरा मैं एडिटिंग करते समय ऐड कर दूंगा, ठीक है। आप उसे देख लीजिएगा और उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। तो आप स्क्रीन पे आई होप आप लोग को दिख रहा होगा सक्रियता, धातुओं की सक्रियता श्रेणी, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आप लोग देखेंगे, ठीक है, आप लोग देखेंगे उसमें कि आपका पोटेशियम सबसे ऊपर है, ठीक है, पोटेशियम सबसे ऊपर है, उसके नीचे आप लोग का सोडियम है, ठीक है, उसके नीचे कैल्शियम है, मतलब इसी तरह आपका चलता आ रहा है, ठीक है। मतलब ये जो सबसे ऊपर धातु है पोटेशियम, यह सबसे सक्रिय है। सबसे सक्रिय कहने का मतलब क्या है, ठीक है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन त्यागने की बात की जाए तो ये फटाक से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करने की मतलब प्रवृत्ति देखा जाए तो ये जो पोटेशियम होता है इसमें सबसे कम मतलब 0 के बराबर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण ही नहीं करेगा। एक तरह समझिए कि 0 के बराबर होती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, लेकिन वही इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता होती है सबसे अधिक होती है। इसलिए बोलते हैं कि ये जो पोटेशियम है सबसे सक्रिय है। उसके नीचे सोडियम होता है, मतलब जो सोडियम होता है पोटेशियम से थोड़ा कम सक्रिय होता है, ठीक है। लेकिन अपने से नीचे सोडियम के नीचे जितनी भी धातु है उनसे अधिक सक्रिय होता है यह, ठीक है, और इससे सक्रिय यह होता है। क्लियर है आपको? तो देखिए
एक मैं आपको उदाहरण ले लेता हूँ, एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ आपको, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। देखिए एक उदाहरण है, जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम है, ठीक है। जब एल्युमिनियम क्रिया करता है, यानी वही अभिक्रिया करता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, ठीक है, तो आप लोग का एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनता है। क्लियर है। अब देखिए चूंकि यह समीकरण संतुलित नहीं है, ठीक है, मैं आपको उदाहरण के तौर पे यहाँ समझा दिया। चलिए संतुलित नहीं करता हूँ, ठीक है। देखिए जब एल्युमिनियम क्रिया करता है HCl से, तो आप लोग का एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। यहाँ देखिए, यहाँ मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ जो ये एल्युमिनियम है, ठीक है, यहाँ देखिए यह हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन की अपेक्षा जो यह एल्युमिनियम है ज़्यादा सक्रिय है, इसलिए, ठीक है, और सक्रियता श्रेणी में भी मतलब जो एल्युमिनियम होता है इस हाइड्रोजन की अपेक्षा ऊपर होता है। ऊपर होने का मतलब कि यह ज़्यादा सक्रिय है, ठीक है। तो क्या करेगा यह एल्युमिनियम, जो ये हाइड्रोजन का विलयन है HCl, ठीक है, इसमें से इस हाइड्रोजन को हटा देगा। तो देखिए इस हाइड्रोजन को हटा दिया और अपने मतलब यहाँ Al यहाँ अपने आ गया और यहाँ आकर AlCl3 बना लिया, ठीक है, और ये हाइड्रोजन को हटा दिया, इधर अलग हो गया ये हाइड्रोजन। तो यही होता है, यही कह रहा है ना कि धातुओं को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वे एक दूसरे को उनके लवणों के विलयनों में से प्रतिस्थापित करती हैं, ठीक है, और केवल इन्हीं धातुओं को हमें सजाना है। तो इसका आप हल लिखेंगे, केवल हल लिखेंगे और इसको हम सजाएंगे, ठीक है। चलिए इसको सजा देते हैं, ठीक है। कैसे सजाएंगे, तो देखिए सक्रियता श्रेणी इसके लिए आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले अधिक, इसमें से जो सबसे अधिक सक्रिय है, मतलब सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर है उसको लिखते हैं। तो आप एल्युमिनियम, कॉपर, Fe, Mg, ये Zn यानी जिंक, इसमें आप अगर देखेंगे, ठीक है, तो जो Mg धातु है, ठीक है, मैग्नीशियम जो धातु है सबसे ऊपर है। जी हाँ गाइस, आप देखेंगे, ठीक है, तो इनमें मतलब इनमें जो दी गई है, इनमें जो मैग्नीशियम है Mg है वो सबसे ऊपर है। तो मैं Mg को सबसे ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है, और चूंकि इसकी सक्रियता सबसे अधिक है तो इसका इस तरह मतलब सबसे अधिक, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। उसके नीचे आप देखिए, इसमें से इसके नीचे जो धातु है उसको आप खोजिए, आपके स्क्रीन पे शायद शो हो रहा होगा, ठीक है। तो आप खोजिए इसके नीचे कौन है। तो उसके बाद आप लोग के एल्युमिनियम की बारी आती है, तो एल्युमिनियम आप लिख दोगे, ठीक है, इसको फिर ऐसे दे देंगे, ठीक है। मतलब यह तीर कहने का मतलब, ठीक है, कि यह Mg सबसे इसकी सक्रियता अधिक है, इससे थोड़ी कम इसकी है, ठीक है, और इधर जो लिखेंगे उस मतलब उससे इन दोनों की सक्रियता अधिक होगी, इधर वाला कम होगी, ठीक है। तो इसके बाद किसकी बारी आती है, तो देखिए इसके बाद इसमें आप देखेंगे और सक्रियता श्रेणी में देखेंगे तो उसके बाद उसके नीचे जिंक होता है, ठीक है। तो हम लोग जिंक लिख लेते हैं, और जिंक से कम सक्रिय कौन सा होता है जो इसमें दिया गया है, ठीक है, वो होता है Fe, ठीक है, Fe यानी फेरम, ठीक है, और उससे कम होता है आप लोग का कापर, यानी कापर की जो सक्रियता है इनकी अपेक्षा सबसे कम होती है कापर की, ठीक है। यानी मैग्नीशियम की जो सक्रियता होती है सबसे अधिक होती है, उससे थोड़ा कम एल्युमिनियम की, उससे थोड़ा जिंक, उसके थोड़ा मतलब कम फेरम Fe, और उससे सबसे कम यानी कापर की, ठीक है। इनमें सबसे कम सक्रियता किसकी है, कापर की है। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ देखिए क्या होगा, देखिए जो यह मैग्नीशियम है, ठीक है, इसका अगर कोई भी विलयन आ गया, ठीक है, इन धातुओं का, ठीक है, तो उसमें से जो भी धातु हो उसको प्रतिस्थापित कर दीजिए। जैसे यहाँ हुआ ना कि एल्युमिनियम सबसे ऊपर था और हाइड्रोजन थोड़ा नीचे था, यानी हाइड्रोजन की सक्रियता कम थी, तो एल्युमिनियम इसको प्रतिस्थापित कर दिया। उसी प्रकार यहाँ जो मैग्नीशियम है इसकी जो सक्रियता है इनकी अपेक्षा अधिक है, ठीक है। इसलिए ये मैग्नीशियम अगर इनका कोई विलयन आता है और इसके साथ क्रिया करता है तो उनमें से मतलब इन धातु को हटा देगा, ठीक है। और वहीं अगर एल्युमिनियम और इन तीन धातुओं से, इन धातुओं के विलयन से अगर अभिक्रिया होती है तो क्या होगा कि एल्युमिनियम मतलब इनके अब विलयनों से इनको प्रतिस्थापित कर देगा। आप बात को समझ रहे हैं। तो इसका सही आंसर यही होगा, इस तरह आप कर देंगे। इसके लिए सक्रियता श्रेणी आपको याद होनी चाहिए। काफ़ी आसान है, लेकिन मैं काफ़ी लंबा इस क्वेश्चन को खींच लिया कहने का मतलब कि मैं आपको अच्छे से समझाया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जो मैं आपको समझाऊँ वह अच्छे से समझ में आ जाए, बिल्कुल फ्रेश, ठीक है, कोई भी डाउट न रहे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आप अपनी बुक निकालिएगा, उसमें ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। एनसीईआरटी की आप बुक निकालिएगा, उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला लेसन निकालिएगा, ठीक है। देखिए अगला सेकंड क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए मानक इलेक्ट्रोड विभवों के आधार पर धातुओं को उनकी बढ़ती हुई अपचायक क्षमता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ओके, बढ़ती हुई अपचायक क्षमता के क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो देखिए बढ़ती हुई अपचायक क्षमता का मतलब क्या है, ठीक है, मतलब जिसका अपचायक, ठीक है, सबसे कम हो उसको पहले लिखना है, और उसके बाद जिसकी अपचायक क्षमता मतलब उससे ज़्यादा उस तरह लिखना है। मतलब
क्या किस क्रम में लिखना है? अपचायक की बढ़ती हुई अपचायक क्षमता के क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। मतलब सबसे पहले जिसकी मतलब अपचायक क्षमता कम हो उसको पहले लिखना है, उसके बाद जिसकी अपचायक क्षमता अधिक हो उसको लिखना है, उसके बाद जिसकी अपचायक क्षमता है उसको लिखना है। इसी तरह मतलब आपको बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ ये धातुएं आपको दी गई हैं, देखिए ये K+/K दिया गया है, ठीक है। यहाँ आपका Ag+/Ag दिया गया है, Hd यहाँ 2+/Hg और Mg2+/Mg, ये क्रोमियम यानी Cr3+/Cr दिया, यानी ये आपकी 4 धातुएं दी हुई है। 4 है कि 5 है? 1 2 3 4 5, ओके 5 धातुएं हैं, ठीक है। तो इनकी मतलब हमें क्या करना है कि बढ़ती हुई अपचायक क्षमता के क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको मतलब एक ये चीज़ आप याद रखिएगा। देखिए जिन धातुओं का अपचयन विभव निम्न होता है, जिन धातुओं का, ठीक है, अपचयन, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अपचयन विभव, जिन धातुओं का अपचयन विभव निम्न होगा, विभव निम्न यानी कम होगा, ठीक है, उसकी जो अपचायक क्षमता होगी, उसकी अपचायक क्षमता अधिक होगी। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन के लिए ये चीज़ याद करना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। जिन धातुओं का अपचयन विभव कम होगा उसकी अपचायक क्षमता अधिक होगी, ठीक है। तो देखिए अब अपचयन विभव क्या होता है? तो अपचयन विभव को हम पीछे पढ़ चुके हैं गाइज, ठीक है। अपचयन विभव को हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अपचयन विभव क्या होता है, इसकी ऑफिशियल डिफिनीशन भी। लेकिन नॉर्मली हम अपचयन विभव को इस तरह से भी कह सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता जो होती है वही क्या होता है? अपचयन विभव होता है, ठीक है। नॉर्मल मतलब अवस्था में हम यह कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इन धातुओं में, ठीक है, इन धातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता किसमें सबसे कम है? तो आप जानते हो कि जिन धातुओं की सक्रियता सबसे अधिक होगी, ठीक है, मतलब सक्रियता अधिक होने का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक त्यागेगी वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं जल्द करेगी। तो यहाँ सबसे ऊपर आपको पोटेशियम दिखाई दे रहा है, ठीक है। पोटेशियम जो होगा इलेक्ट्रॉन एकदम ग्रहण करेगा ही नहीं करेगा, मतलब लगभग 0 के बराबर, ठीक है, ग्रहण एकदम करेगा ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब कि जो इन धातुओं में से जो ये पोटेशियम है, ठीक है, इसका जो अपचयन विभव है सबसे कम है, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एकदम ग्रहण ही नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अपचयन विभव निम्न है, एकदम 0 के बराबर है। और जिसका अपचयन विभव निम्न होता है उसकी अपचायक क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक क्या है? पोटेशियम, ठीक है, सबसे अधिक जो अपचायक क्षमता है, ठीक है, वो किस चीज़ की है? पोटेशियम की है। अब इससे कम किसकी अपचायक क्षमता होगी? तो देखिए पोटेशियम के नीचे अब आप सक्रियता श्रेणी में सीधे चले जाइए, ठीक है। इसके नीचे आपका मैग्नीशियम होता है तो वो हो जाएगा मैग्नीशियम, ठीक है, इसकी अपचायक क्षमता अधिक होगी, ठीक है। उसके नीचे आप मतलब इन धातुओं में आप देखते जाइए, इन धातुओं में आप देखते जाइए, ठीक है। इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। इसके नीचे अगर आप देखें, ठीक है, तो इसके नीचे आपका क्रोमियम Cr क्रोमियम आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है Hg, ठीक है, और फिर आपका आ जाता है Ag, ठीक है। यानी देखिए आपका जो पोटेशियम है, ठीक है, इसका जो अपचयन विभव होगा, ठीक है, अपचयन विभव यह सबसे निम्न होगा, सबसे कम होगा अपचयन विभव, ठीक है। मैग्नीशियम का जो अपचयन विभव होगा, ठीक है, इनकी अपेक्षा क्या होगा? मतलब देखिए इसका सबसे निम्न हो गया, ठीक है, और उसके बाद मैग्नीशियम है, ठीक है। देखिए जो मैग्नीशियम का अपचयन विभव होगा इनकी अपेक्षा निम्न होगा, ठीक है। आप बात को समझ रहे हैं? सबसे निम्न इसका अपचयन विभव, उसके बाद इसका अपचयन विभव निम्न है, उसके बाद इसका है, उसके बाद इसका है, उसके बाद इसका है। यानी एक तरह से बोले तो जो अपचयन विभव है इस धातु का, इन धातुओं में से इस धातु का सबसे अधिक है, ठीक है। तो चूंकि हमने देखा है, हमने अभी पढ़ा कि जिस धातु का अपचयन विभव निम्न होगा उसकी अपचायक क्षमता सबसे अधिक होगी, ठीक है। तो यही हम देखिए यहाँ अपचायक क्षमता के क्रम में लिखे, बढ़ता हुआ अपचायक क्षमता का क्रम, ठीक है। देखिए यहाँ हम लोग पोटेशियम को सबसे इधर हमने लिखा क्योंकि इसका जो अपचयन विभव होता है सबसे निम्न होता है, इसलिए इसकी जो अपचायक क्षमता होगी सबसे अधिक होगी। ये तीर है ना, सबसे अधिक, इस तरह लगाने का मतलब कि इनकी अपेक्षा सबसे अधिक ये है क्या?
ये क्या है, मतलब अपचायक क्षमता। क्लियर है, इसकी अपचायक क्षमता सबसे अधिक है, इससे थोड़ी कम इसकी है, इससे थोड़ी कम इसकी है, इससे थोड़ी कम इसकी है, और इसकी मतलब सबसे कम है अपचायक क्षमता। और अगर अपचयन विभव की बात करें तो इसका अपचयन विभव सबसे कम है, उसके बाद इसका अपचयन विभव मतलब इसी तरह आपका थोड़ा इधर बढ़ता जाएगा अपचयन विभव। ठीक है, जिसका अपचयन विभव सबसे कम होता है उसकी अपचायक क्षमता सबसे अधिक होती है। तो यहाँ जो ये हम लोग का पोटेशियम है, इसका जो अपचयन विभव है वह सबसे कम है इन धातुओं की अपेक्षा, इसलिए इसकी अपचायक क्षमता सबसे अधिक है। और यहाँ हमने दिखाया हुआ है कि इनकी अपेक्षा इसकी अपचायक क्षमता सबसे मतलब अधिक है, इनकी अपेक्षा अपचायक क्षमता क्या है, अधिक है। क्लियर है आपको केवल ये याद रखना है कि अपचयन विभव जिसका निम्न होता है उसकी अपचायक क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है, और अपचयन विभव निम्न किसका होता है, तो अगर इसको आपको पकड़ना है तो सक्रियता श्रेणी आपने देखा जो धातु है सबसे ऊपर होगी। ठीक है, सबसे ऊपर होगी उसका अपचयन विभव सबसे कम होगा। ठीक है, जैसे पोटेशियम सबसे ऊपर होता है, ठीक है, तो उसका अपचयन विभव सबसे कम होता है। ठीक है, उसके नीचे आपका क्या होता है, पोटेशियम के नीचे हमने देखा कि सोडियम होता है, तो सोडियम का भी अपचयन विभव निम्न होता है, लेकिन पोटेशियम से थोड़ा अधिक होता है। क्लियर है आपको, मतलब जब आप सक्रियता श्रेणी में नीचे की तरफ आते जाएंगे तो जो अपचयन विभव का मान है वह बढ़ता जाएगा। क्लियर है आपको, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए आप थोड़ा प्रैक्टिस भी कीजिए इन सारी चीज़ों का, तभी आपको ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, ये एक एक चीज़ें अगर आपने लेक्चर अच्छे से पढ़े होंगे तो ये एक एक चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो रही होंगी। ऐसे आप मतलब अगर अच्छे से समझते हैं ना तो मैं आशा करता हूँ कि आप दूसरों को पढ़ा भी सकेंगे। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको थोड़ा ये हो सकता है, देखिए डाउट होगा आपको, काफ़ी सारा डाउट होगा, एक बार में मतलब किसी को भी क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसको बार बार पढ़िए, लेक्चर को बार बार देखिए, आप मतलब उसका सॉल्यूशन निकालिए, सॉल्यूशन को बार बार देखिए, बार बार पढ़िए। ठीक है, तब आपको आएगा। अब देखिए यहाँ हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसको हम लोग कवर कर लेते हैं, इसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, उस गैल्वेनिक सेल को दर्शाइए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। और देखिए यह निम्नलिखित अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, चलिए इस अभिक्रिया को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए जिंक है, या किस रूप में है, सॉलिड रूप में है। ठीक है, ये हम लोग का 2Ag+ है, 2Ag+ है, यह AQ के रूप में है। ठीक है, और यहाँ ये आप लोग का इधर Zn2+ हो जा रहा है जो AQ के रूप में है, और उसके बाद ये आप लोग का 2Ag बन रहा है। ठीक है, जो सॉलिड रूप में है, ठोस रूप में है। ठीक है, देखिए यह जो चीज़ें लिखी है यहाँ, ठीक है, यह क्या है, यह सेल अभिक्रिया है। इसको थोड़ा मैं जूम आउट कर लेता हूँ। ओके, देखिए यह जो चीज़ लिखा हुआ है यहाँ, यह क्या है, यह सेल अभिक्रिया है, यह सेल अभिक्रिया लिखी हुई है। क्लियर है आपको, देखिए सेल अभिक्रिया, सेल का निरूपण, ये सारी चीज़ें जो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो फर्स्ट लेक्चर था, ठीक है, जिसमें हमने डेनियल सेल पढ़ा था। चूँकि डेनियल सेल तो आपका हटा दिया गया है 30% सिलेबस के अनुसार, फिर भी हमने पढ़ा था, तो उसमें ये सारी चीज़ मैं आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो अगर आप वो लेक्चर देखे होंगे, ठीक है, अच्छे से देखे होंगे, अगर उस लेक्चर पे आपकी पकड़ होगी तो इससे रिलेटेड ये 3 क्वेश्चन पूछा है, इन तीनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये तो हम लोग का चूँकि ये सेल अभिक्रिया हो गई, अगर हम इस सेल अभिक्रिया से ही हम सेल का निरूपण भी लिख सकते हैं, सेल निरूपण। ठीक है, सेल का निरूपण मैं कर देता हूँ। देखिए यहाँ जो जिंक धातु है, ठीक है, वो क्या बना रही है, Zn2+ बना रही है, यानी जिंक जो धातु है, ठीक है, वो क्या बना रही है, Zn, इसको रुकिए अच्छे से लिखो, जो जिंक धातु है सॉलिड रूप में है, और यह क्या बना रही है, Zn2+ बना रही है, यानी यहाँ AQ यानी बिलियन में चला जा रहा है, छोटा वाला लिख देता हूँ। उसके बाद ये हम लोग का 2 तीर यानी लवण सेतु को प्रदर्शित करता है। अब कहो कि लवण सेतु क्या होती है, तो देखिए हर वीडियो में मैं मतलब कैसे बता सकता हूँ, आप लेक्चर फर्स्ट देखिएगा, लवण सेतु क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यह A लिखा हुआ है, ठीक है, इसको A मानिए, AQ। ठीक है, अब देखिए इधर क्या होता है, इधर हम सबसे पहले हम बिलियन लिखते हैं, न कि धातु लिखते हैं। तो हम लोग बिलियन क्या है, Ag+ यानी 2Ag+ है हम लोग की। ठीक है, यह क्या कर रही है कि 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर कर, यह चूँकि AQ रूप में है तो AQ लिख लेता हूँ। ठीक है, यह 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर कर, ठीक है, Ag धातु बना रही है, 2Ag है, संतुलित करने के लिए 2Ag ही लिख लेता हूँ। क्लियर है आपको, तो यह हम लोग का सेल निरूपण हो गया। अब इस सेल निरूपण से चलिए मैं एक सेल बना लेता हूँ। ठीक है, इस सेल निरूपण जो है, इसी से हम एक सेल का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, और उस सेल का निर्माण करूँगा और उससे
ये तीनों क्वेश्चन का हम लोग का आंसर क्लियर हो जाए। ऐसे मैं सीधे सीधे भी बता सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा मैं वीडियो को लंबी ले जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ क्या है कि हम मान लेते हैं एक यहाँ पात्र है, ठीक है, यह एक पात्र है, यहाँ एक पात्र है, ये दो पात्र हो गए, ठीक है। इसमें आप लोग की ये जिंक की छड़ है, ठीक है, जिंक की छड़ है, यानी इसको हम जिंक, यहाँ जिंक का हम लोग का क्या रहता है, विलयन रहता है, और उसमें डुबोते हैं तो यह जिंक की जो धातु है, जिंक का इलेक्ट्रोड बन जाता है, इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करने लगता है, ठीक है। यह आपकी Ag की छड़ है, ठीक है, इधर, और इसमें आपका Ag का विलयन आ गया, यानी Ag इलेक्ट्रोड बन गया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि इन दोनों ये जो पात्र हैं, ठीक है, ये जो दोनों पात्र हैं, ठीक है, इनका हम संबंध एक लवण सेतु के माध्यम से कर देते हैं। अब ये लवण सेतु क्या होती है, आप ये लेक्चर देखिएगा, ठीक है, आगे के सॉरी बोल रहा हूँ, आप वो जो फर्स्ट वाला लेक्चर था आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोड हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोडों का हम संबंध एक तार के माध्यम से कर देते हैं और बीच में धारा के विक्षेप के लिए गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, एक एक चीज़ें। हमने डेनियल सेल पढ़ा था तो उसमें चूँकि यहाँ दूसरी कापर धातु शायद थी, तो यहाँ Ag धातु है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने डेनियल सेल में यह देखा था, ठीक है, कि जो जिंक होता है, चूँकि जिंक की ऑक्सीकरण क्षमता अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ठीक है। तो यह क्या करेगा, इसकी अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है। तो यह जिंक क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो जिंक धातु है, ठीक है, यह 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर, ठीक है, क्या बना रही है, Zn2+ बना ले रही है, ठीक है। और Zn2+ इस विलयन में आकर मिलता जाता है, और जो ये इलेक्ट्रॉन है यह इस पे मतलब विलयन में नहीं रह पाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं ऊपर, और ये क्रिया बार बार होती रहती है, और यहाँ से यह जो इलेक्ट्रॉन होते हैं धातु तार के माध्यम से इधर से यहाँ पे आने लगते हैं। यहाँ पे आता है तो चूँकि यहाँ ये Ag मतलब इलेक्ट्रोड है Ag का, और इसमें Ag का विलयन होता है, तो यहाँ जो Ag के विलयन में से आप लोग का Ag+ जो होता है, ठीक है, जो Ag+ होता है, इधर से जो 2 इलेक्ट्रॉन आए, उन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर, ठीक है, क्या कर लेता है कि Ag धातु बना लेता है। क्लियर है आपको? आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ संतुलित करने के लिए 2 लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ 2 आपकी अभिक्रियाएं हुई, ठीक है, यहाँ आपकी 2 अभिक्रियाएं हुई। फर्स्ट तो ये आपकी अभिक्रिया हुई, ठीक है, इस छड़ जिंक की छड़ पे, और इधर यहाँ Ag की छड़ पे यह अभिक्रिया हुई, ठीक है। तो यहाँ कौन सी अभिक्रिया हो रही है, देखिए यहाँ जिंक जो है, यहाँ कोई आयन नहीं है, यहाँ आयन बढ़ जा रहा है। तो जहाँ आयन बढ़ता है वहाँ क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। देखिए ऑक्सीकरण की आप डिफिनीशन 5 प्रकार से दे सकते हैं, ठीक है। और जहाँ जो अप्लाइड होता है वहाँ उस डिफिनीशन को हम अप्लाइड कर देते हैं। तो यहाँ ये आयनों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी वाला अप्लाइड होगा, इसलिए मैंने यहाँ सीधे सीधे ये डिफिनीशन बोल दिया। इसके अलावा आप कई सारे और डिफिनीशन पढ़े होंगे, शायद ये नहीं जानते होंगे, तो आपको कन्फ्यूजन होगी, या आप सोचोगे कि आप गलत बता रहे हो ऑक्सीकरण की डिफिनीशन। तो गलत नहीं है, ऑक्सीकरण की डिफिनीशन 5 तरीक़ों से दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए जिंक पे आयन बढ़ रहा है, आयन बढ़ रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी ये जो जिंक की छड़ है इस पे आपका ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। और जो यहाँ ये छड़ है, ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, तो देखिए Ag+ है, विलयन में क्या है, Ag+ है, ठीक है। और Ag+ अब Ag में परिवर्तित हो रहा है, यानी आयन यहाँ पे एक तरह से बोले तो क्या रहे, घट रहे हैं। तो जहाँ आयन घट रहे हैं यानी कमी होती है, वहाँ क्या होता है, वहाँ अपचयन होता है, या जिसको हम रिडक्शन भी इंग्लिश से बोलते हैं, और इस ऑक्सीकरण को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्लियर है आपको? अब देखिए यहाँ हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह क्या है कि कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणात्मक आवेशित है। ओके, ऋणात्मक पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ जरा आप ध्यान दीजिए, हम लोग का इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन किधर आ रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब कि आवेश जा रहे हैं, और आवेश जा रहे हैं तो आवेश की दर को ही विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है। यानी विद्युत धारा इधर से इधर प्रवाहित हो रही है, ठीक है, इधर से इधर जिंक के छड़ की ओर से इधर Ag की छड़ की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और चूंकि हम लोग का विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी आवेश हम लोग के इधर से इधर प्रवाहित हो रहे हैं। और हमने पढ़ा है कि मतलब आवेश के विपरीत दिशा में, यानी विद्युत धारा के विपरीत विद्युत धारा की दिशा होती है। अगर आवेश हम लोग को इस तरफ प्रवाहित हो रहा है इधर, तो विद्युत धारा की दिशा इधर होगी। क्लियर है? ये हम लोग की विद्युत धारा की दिशा इधर होगी, और विद्युत धारा की दिशा हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होती है। क्लियर है आपको?
तो यहाँ देखिए जो ये G का क्षण है वो धनात्मक होता है और जो ये जिंक का क्षण होता है यह ऋणात्मक होता है। तो यहाँ आप लोग का बोल रहा है ना कि कौन सा इलेक्ट्रोड ऋण आवेशित है, तो आप लिख दोगे कि जिंक का क्षण ऋण आवेशित है। यहाँ इससे मत आप रिलेट करिएगा कि जिंक क्या हो रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब ये धनावेशित है। इससे रिलेट करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह मैं इसको अभी बताया इस पे आप रिलेट करिएगा। तो जिंक क्या है, ऋणावेशित है, और जो Ag है ये जो धनावेशित है। आपको ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि सेल में विद्युत धारा के वाहक कौन से। ओके, सेल में विद्युत धारा के वाहक। ओके, विद्युत धारा कैसे बह रही है, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं तभी तो विद्युत धारा बह रही है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण। तो आप लिख दोगे यहाँ कि सेल में विद्युत धारा के वाहक इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तीसरा क्वेश्चन कि प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया क्या है। ओके, हमने शुरू में ही लिख दिया कि जो जिंक पे हो रहा है वो ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, और जो Ag वाली क्षण है उस पर अपचयन अभिक्रिया हो रही है, और ये हमने अभिक्रिया भी लिख दिया, तो आप अभिक्रिया भी लिख सकते हो। तो इस तरह इस आपके तीसरे क्वेश्चन का यह आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हमने तीसरे क्वेश्चन के 3 इसमें जो क्वेश्चन दिए थे तीनों को हमने सॉल्व कर लिया। और गाइज देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेल अभिक्रिया कैसे लिखते हैं, सेल का निरूपण कैसे करते हैं, इसको अच्छे से मैं बताया हूँ। शायद यहाँ आपको थोड़ा पल्ले न पड़ा हो, लेकिन इसको मैं अच्छे से एकदम बताया हूँ। पहले या दूसरे लेक्चर, पहले और दूसरे 2 लेक्चर मिलाकर इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से बताया था, ठीक है। सेल अभिक्रिया, सेल का निरूपण, सेल विभव, ऑक्सीकरण विभव, अपचयन विभव, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ा था, ठीक है। तो आप पीछे वाले, मैं आशा करता हूँ आप लेक्चर देखे होंगे, ठीक है। देखिए अगर आप नहीं देखे हैं तो देखिए और मन से पढ़िए। देखिए काफ़ी लोग बोलते हैं केवल आप इम्पोर्टेंट पढ़कर 80% 90% ला सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है गाइज। देखिए तब तक आप लेसन नहीं पढ़ेंगे अच्छे से। मान लीजिए ये इम्पोर्टेंट है, यही इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो जब तक आप भीतर के मान लीजिए इससे रिलेटेड चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, केवल इसको आप पढ़ेंगे यहाँ, तो आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। अगर आप नहीं पढ़े होंगे पीछे के लेक्चर तो देखिएगा आपको ये मतलब दिमाग से उड़ रहा होगा, ठीक है। शायद आपको समझ में ना आ रहा होगा, या फिर मैं इतने अच्छे से समझा रहा हूँ तो समझ में आ रहा है, लेकिन अभी आप समझ आ रहा है और आप देखिएगा अपने से करने की कोशिश करेंगे तो आपको नहीं आएगा। तो इसका ये कारण है कि आपने इससे रिलेटेड जो थ्योरी है उसको अच्छे से नहीं पढ़ा है। क्लियर है आपको? तो आई होप आप लोग सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अब इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में जो आप लोग का ये आगे के क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को, ठीक है, ये जो दोनों क्वेश्चन है इनको हम देखेंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए निम्नलिखित अभिक्रियाओं वाले गैल्वेनिक सेल का मानक सेल विभव प्रकलित करना है, और उसमें 2 क्वेश्चन दिया है। और यहाँ नीचे और भी पूछा है कि उपरोक्त अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा Rg0 एवं साम स्थिरांकों की भी गणना कीजिए। ओके, मतलब एक क्वेश्चन से 3 न्यूमेरिकल, इस पहले क्वेश्चन से 3 न्यूमेरिकल होगा, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। और ये 5वां क्वेश्चन निम्नलिखित सेलों की इतना केल्विन ताप पर क्या करना है कि निर्णय समीकरण और EMF ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये भी हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ये दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।